हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को बाय सतीश चंद्रा जी। आज इसमें हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 को। चैप्टर नंबर 14 रहेगा हमारा द डेक्कन एंड साउथ इंडिया अप टू 1656। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ज़्यादातर जो डेक्कन वाला पार्ट ऑफ साउथ इंडिया में उस टाइम पे जो किंगडम्स थे वो किस तरह से काम कर रहे थे, उनका क्या सिस्टम था, वो सारा यहाँ पर कवर हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नॉर्दर्न इंडिया में अकबर किस तरह से अपनी पावर को कंसोलिडेट कर रहा था, और तो वहाँ पर हमने कुछ पार्ट देखा था डेक्कन और साउथ इंडिया का, लेकिन उसको इतने अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, द डेक्कन एंड साउथ इंडिया। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और अगर आपको वीडियोस बेनिफिशियल लगे, आप चाहे तो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जो लिंक है आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव मैंशन इन अर्लियर चैप्टर that the following that breakup of the Bahmani kingdom three powerful state। देखिए हमने लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें देखा था कि जो बहामनी किंगडम था जब उसका ब्रेकअप हुआ तो वो कुछ पावरफुल स्टेट्स में डिवाइड हो गया, जैसे कि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, ठीक है, और ये इमर्ज हुए। दे कम्बाइन टू क्रश विजयनगर। अब इन तीनों ने मिलकर किसको क्रश किया? विजयनगर को, ठीक है। विजयनगर हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर्स जो हैं उसमें हमारा विजयनगर को हमने अच्छे से पूरा कवर कर लिया था, तो जिन्होंने नहीं देखा वो वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। इस बैटल को कहा गया बैटल ऑफ बनिहाटी नियर तालीकोटा, ठीक है, ऐसे बैटल ऑफ तालीकोटा के नाम से भी जानते हैं। कब हुआ ये हुआ 1565 में हुआ आपका। समझ गए? बहामनी किंगडम टूट के थ्री पावरफुल स्टेट्स में डिवाइड हो गया, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, और फिर इन तीनों ने मिलकर विजयनगर को हराया। इस बैटल को कहा गया बैटल ऑफ बनिहाटी या फिर बैटल ऑफ तालीकोटा। कब हुआ? 1565 में हुआ। आफ्टर द विक्ट्री डेक्कनी स्टेट्स रिज्यूम देयर ओल्ड वेज। अब यहाँ पर इस विक्ट्री के बाद जो डेक्कनी स्टेट्स थे उन्हें वापस से उनकी पावर मिल गई पुरानी। बोथ अहमदनगर एंड बीजापुर क्लेम शोलापुर। अब यहाँ पर जो पावरफुल किंगडम थे इस टाइम पे वो अहमदनगर था, एक दूसरा था बीजापुर। इन दोनों की नज़र पड़ी शोलापुर पे कि वो दोनों ही चाहते थे कि शोलापुर हमारे कब्जे में आ जाए, क्योंकि शोलापुर काफ़ी रिच था और इंपॉर्टेंट बात क्या होती थी कि बहुत ही फर्टाइल था, और जहाँ फर्टाइल लैंड है तो वहाँ से कल्टीवेशन अच्छा होता था। कल्टीवेशन होगा तो भाई वो किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी, अपने आप ही प्रॉस्पेरस हो जाएगा। Neither war nor marriage alliance between the two could resolve the issue। पहले हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या देखा था कि अपने बीच के जो डिस्प्यूट्स थे उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या करते थे? मैरिज अलायंस कर लिया करते थे कि भाई अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से करा दी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि देखो इसमें भी क्या होता था, जो मैरिज अलायंस है उसमें भी ये होता था कोई एक ज़्यादा पावरफुल रहेगा, दूसरा उसके अंडर रह के शांति से काम करेगा, और वो जो सामने वाला है वो उसको रिस्पेक्ट देगा, ठीक है, जो उसके अंडर काम कर रहा है। इस तरह से अकबर ने देखो सबको, पूरी पावर को, पूरे एम्पायर को ऐसे कंसोलिडेट करके रखा हुआ था। लेकिन जो बात करें एक मेन पावर की, सेंट्रल पावर की, वो तो अकबर ही था। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने भी यही करने की कोशिश करी कि मैरिज अलायंस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ ये दबने के लिए तैयार नहीं थे, एक दूसरे की शर्म करने के लिए तैयार नहीं थे, तो मैरिज अलायंस भी यहाँ पर बेकार ही थे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उन्हें करने का। सबका क्योंकि एम्बिशन दिए थे कि मैं पूरे बिदार को, है ना, और जो जिस पर भी जिसकी नज़र है कि मैं उसको पूरा जीत लूँ। यहाँ पर दोनों ही स्टेट का एम्बिशन ये भी था कि वो बिदार को भी जीत ले, ठीक है। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगी कहाँ बिदार है। अहमदनगर ऑल्सो वॉन्टेड टू एनेक्स बेरार इन द नॉर्थ। देखो यहाँ पर मान लो यहाँ अहमदनगर है, यहाँ पर बीजापुर है, ऊपर था बेरार और नीचे था बिदार। दोनों की ही नज़र थी कि इसको भी ऑक्यूपाई कर ले, और इसकी नज़र थी कि इसको भी कर ले। अब ऐसा कैसे हो जाएगा, है ना भाई? कोई ना कोई तो आपको अग्रीमेंट करना पड़ेगा, ट्रीटी करनी पड़ेगी जिसमें आपको दोनों को समझौता करना पड़ेगा। In fact, as the descendant of the old Bahmani ruler, निज़ाम शाही claimed a superior। जो ओल्ड बहामनी रूलर के जो थे निज़ाम शाही, वो अपने आप को सुपीरियर बताते थे और वो बोलते थे कि भाई डेक्कन में सबसे पावरफुल हम ही है, तो सबसे ज़्यादा जो टेरिटोरियल क्लेम वगैरह वो हमारा ही होना चाहिए। द टेरिटोरियल क्लेम्स वर कंटेस्टेड नॉट ओनली बाय बीजापुर बट ऑल्सो बाय द रूलर्स ऑफ गुजरात। अहमदनगर के ऊपर साइड में गुजरात के रूलर्स बैठे हुए थे, ये भी चाह रहे थे कि भाई बीजापुर और आसपास का जो कौन ए वाला एरिया है, बेरार है, वो सब हमारा हो जाए। गुजरात रूलर एक्टिवली एडेड बेरार अगेंस्ट अहमदनगर। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर गुजरात के जो रूलर्स थे उनका दुश्मन अहमदनगर भी था। एक बार ना मैं आपको मैप दिखा देती हूँ। एक बार ये आपका मैप है, इस मैप में आप ध्यान से देखना हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। देखो यहाँ पर है गुजरात, ओके, यहाँ पर हो गया आपका अहमदनगर, अहमदनगर के जस्ट नीचे है बीजापुर, ये हो गया ऊपर बेरार, और नीचे हो गया ये बिदार, ना छोटा सा दिख रहा है, ये हो गया बिदार। अब यहाँ पर जो गुजरात था इसकी इससे नहीं बनती थी अहमदनगर से, अहमदनगर की बीजापुर से नहीं बनती थी। अब यहाँ हुआ क्या, देखो ये जो बेरार है, एक सेकेंड, जो ये बेरार है इस पर कब्जा कौन चाहता था? कि अहमदनगर पर कब्जा चाहता था, और जो गुजरात है उसका दुश्मन पहले से अहमदनगर था। गुजरात ने क्या सोचा, मैं बेरार को सपोर्ट करता हूँ। इस बेरार को जो सपोर्ट मिल रहा था कहाँ से मिल रहा था? गुजरात से मिल रहा था। क्यों मिल रहा था? जिससे कि जो अहमदनगर वाले हैं ये इस पर कब्जा ना कर सके।
ठीक है, तो ऐसा कुछ चल रहा था। अब यहाँ पे आगे चल के गुजरात पर मुगल अपना कब्जा कर लेंगे। अब जब मुगल अपना कब्जा गुजरात पे कर लेंगे तो बेरार को कौन सपोर्ट करेगा? कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं बचेगा। इसी चीज़ का फायदा उठाएगा अहमदनगर। अहमदनगर किसको कब्जा कर लेगा? बेरार को कर लेगा। फिर बीजापुर नीचे है ये, है ना। बीजापुर और अहमदनगर के बीच में एक ट्रीटी होगी कि भाई ठीक है, हम दोनों अपने अपने काम से मतलब रखते हैं और एक ट्रीटी कर लेते हैं, जिसमें देखो अहमदनगर बोलता है बेरार मेरा होगा और बीजापुर बोलता है नीचे जो बिदार है, ये जो बिदार है ये मेरा होगा, ना आप मेरे एरिया में आएंगे ना मैं आपके एरिया में जाऊंगा। तो इस तरह की देखो ट्रीटी होती है, ये ध्यान रखना। आगे पूरा हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो अब वापस यहीं आ जाते हैं। यहाँ देखो क्या बोल रहा है ये। Their territorial claims were contested only by Bijapur but also by the ruler of Gujarat, which had their eyes on the rich Konkan area. सबका जो इरादा था वो रिच कॉन्कन जो एरिया है उस पर था, साथ में बेरार पर भी था। गुजरात रूलर्स ने क्या करा? उन्होंने बेरार को सपोर्ट देना शुरू करा। जैसे मैंने अभी आपको मैप पे दिखाया, उन्होंने बेरार को सपोर्ट किया। किसके खिलाफ? अहमदनगर के खिलाफ। और साथ में वॉर भी लड़ी। बेरार के साथ मिलकर अहमदनगर के खिलाफ बहुत सारी वॉर्स भी लड़ी, जिससे कि पावर को बैलेंस किया जा सके डेक्कन में, कहीं अहमदनगर वाले अपने आप को ज्यादा सुप्रीम न समझने लग जाए। बीजापुर एंड गोलकोंडा क्लैश ओवर द पोजीशन ऑफ नालदुर्ग। वहीं नीचे था, सबसे नीचे यहाँ था गोलकोंडा। बीजापुर और गोलकोंडा में झगड़ा चल रहा था नालदुर्ग के लिए। अब आप समझ रहे हो, साउथ इंडिया में छोटे छोटे किंगडम थे और ये अपनी पावर को स्टैब्लिश करना चाह रहे थे और आपस में लड़े जा रहे थे। इस तरह का माहौल वहां पर चल रहा था। मुगल कॉन्क्वेस्ट गुजरात इन 1572। वहीं मुगलों ने गुजरात को जीत लिया 1572 में। और अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि जो गुजरात है उसका ध्यान भाई डेक्कन में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो अपनी जान नहीं बचा पा रहा। बट अकबर वॉज बिजी एल्सवेयर एंड डिड नॉट वॉन्ट एट दैट स्टेज टू इंटरफेयर इन द डेक्कन अफेयर्स। गुजरात को तो जीत लिया मुगल पीरियड में अकबर ने, लेकिन उसके बाद उसका ज्यादा ध्यान डेक्कन की तरफ नहीं जा पाया, क्योंकि उधर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वहां पर प्रोटेस्ट होने लगे। वहां पर जागीरदार थे बंगाल बिहार में, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, तो अकबर ने वापस से अपना ध्यान वहीं पर लगाया। वो डेक्कन के मामलों में ज्यादा नहीं पड़ा। अहमदनगर टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन टू एनेक्स बेरार। मैंने कहा ना, अभी तक बेरार को सपोर्ट कर रहा था गुजरात का रूलर, लेकिन अब गुजरात का रूलर खुद हार गया मुगलों से, वो खुद अपनी जान बचाए घूम रहा है, तो बेरार को कौन सपोर्ट करेगा? अब कोई भी नहीं करेगा। इसी चीज का फायदा उठाएगा अहमदनगर और अहमदनगर बेरार को कॉन्क्वायर कर लेगा। In fact, Ahmednagar and Bijapur came to an agreement hereby by Bijapur was left free to expand its dominion to the south at the expense of Bijapur. अब अहमदनगर और बीजापुर में दोनों में क्या हुआ कि भाई ठीक है, अहमदनगर आपने बेरार तो जीत ही लिया, अब आप देखो साउथ में मत आओ, हम इसको छोड़ रहे हैं आपके लिए, है ना। आप ऊपर का संभालो और हम ये नीचे का जो भी एरिया है हम इसे एक्सपेंड करेंगे। इस तरह की दोनों में ट्रीटी हुई। गोलकोंडा टू वॉज इंटरेस्टेड इन एक्सटेंडिंग इट्स टेरिटरी एट द कॉस्ट ऑफ विजयनगर विच वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉल नायकहुड। और ये गोलकोंडा ये भी इंटरेस्टेड था कि भाई इसकी भी टेरिटरीज वगैरह बढ़े। ऑल द डेक्कनी स्टेट वर दस एक्सपेंशनिस्ट। सब चाहते थे कि भाई हमारा एक्सपेंशन हो। इस तरह की जो चीजें हैं वो चल रही थी। कुछ लोग ट्रीटी कर रहे थे, कुछ लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। अनदर फीचर ऑफ द सिचुएशन वॉज द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द मराठा। इसी बीच ये जो सिचुएशन बन रही थी, इसी बीच जो सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं और जिसकी इंपॉर्टेंस नजर आती है डेक्कन वाले एरिया में, वो होता है मराठा। मराठा बड़े यहाँ पर दिखाई दिए कि बहुत ही स्ट्रांगली इन्होंने जिसको भी ये सपोर्ट कर रहे थे बड़ा फायदा पहुंचाया उनको। मराठा ट्रूप्स हैड ऑलवेज बीन एम्प्लॉयड एज अ लूज ऑक्सिलरीज और द बारगीज, यूजुअली कॉल्ड बारगीज इन द बहामनी किंगडम। देखो जो मराठी ट्रूप्स थे ये काम करते थे बहामनी किंगडम के लिए, और उस टाइम में इनको बोलते थे बारगीज बोलते थे। द रेवेन्यू अफेयर एट द लोकल लेवल वर इन द हैंड ऑफ डेक्कनी ब्राह्मण्स। जो रेवेन्यू अफेयर्स होता था एक लोकल लेवल पे, उस सबको मैनेज करने का काम डेक्कन में जो ब्राह्मण्स होते थे उनको दिया जाता था, या फिर कुछ ओल्ड फैमिलीज जो ओल्ड मराठा फैमिलीज थी बहामनी रूलर की, उनको ये सब चीजें संभालने के लिए दी गई, जो सब का जागीर का काम करते थे। इनमें देखो इन मराठियों के जो फैमिलीज थी उनके क्या नाम थे? मोर, निम्बलकर, घाटगे, ठीक है ये। और ये काफी ज्यादा पावरफुल जमींदार होते थे, जैसे कि देशमुख तो आपने सुना होगा। तो ये सब मराठा से बिलोंग करते हैं, जिन्हें डेक्कन में अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। However, unlike the Rajput, none of them was independent ruler. देखो जैसे मुगल पीरियड के अंदर रह के राजपूत अपने अलग जगह पे रूल कर रहे थे, सिर्फ उनको रेवेन्यू भिजवाना था अकबर को, बाकी अकबर उनके काम में इंटरफेयर नहीं करता था कि आप अपने स्टेट में क्या कर रहे हो, कैसे सब कुछ संभाल लो, नहीं, है ना। अकबर उन पर इतना ज़्यादा कंट्रोल बना के नहीं रखता था। लेकिन उसी तरह डेक्कन में जो ये देशमुख थे, जो ये मराठा थे, ये इंडिपेंडेंटली इतना काम नहीं करते थे। ये जिस भी किंगडम के अंदर काम कर रहे हैं तो वो इनको पूरा कंट्रोल करके रखते थे। ओके, सेकेंडली दे वर नॉट द लीडर ऑफ क्लैन ऑन हुज बैकिंग एंड सपोर्ट दे कुड डिपेंड, है ना। ऊपर से कोई प्रॉपर एक ना लीडरशिप नहीं देखी गई कभी वहां पर। एंड मेनी ऑफ द मराठा सरदार अपीयर टू बी द मिलिट्री एडवेंचरर्स हु वर प्रिपेयर टू शिफ्ट देयर लॉयल्टी टूवर्ड द प्रिवेलिंग विंड। ये जो मराठा थे ना ये बहुत ही लॉयल हुआ करते थे। नेवरदलेस द मराठा फॉर्म द बैकबोन ऑफ द लैंड एरिस्टोक्रेसी ऑफ द डेक्कन एंड अ पोजीशन सिमिलर टू द वन हेल्ड बाय द राजपूत। जिस तरह से नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ इंडिया में आप राजपूत को देखोगे कि वो कितने ज्यादा लॉयल थे, उसी तरह अगर हम डेक्कन की बात करें तो मराठा ने भी वही काम किया है कि बहुत लॉयल रहे हैं ये। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 16th century, the rulers of the Deccan state embarked upon a definite policy of winning over the Maratha
टू देयर साइड। तो जो डेक्कन में जो किंगडम्स थे, जो रूलर्स थे, उन्होंने मराठाओं को वो अपने अंडर काम पे रखते थे और मराठाओं की लॉयल्टी के थ्रू, उनके जो इतने ब्रेव थे उसके थ्रू उन्होंने मतलब काफ़ी फ़ायदा लिया उनसे, और मराठाओं ने भी बिल्कुल बहुत अच्छे से उनका साथ निभाया। और यही जो डेक्कनी स्टेट है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई इनकी वजह से। द मराठा चीफ वर अकॉर्डेड सर्विस एंड पोजीशन इन ऑल द 3 लीडिंग स्टेट। जो मराठा चीफ थे वो ऐसा नहीं था कि डेक्कन के किसी पर्टिकुलर किंगडम के लिए काम कर रहे थे, नहीं, वो डेक्कनी स्टेट में जितने भी किंगडम्स थे उनके अंडर सब जगह मराठा जो चीफ थे वो काम कर रहे थे। ये भी जहाँ जिसको जैसा काम मिल जाए करो। इब्राहिम आदिल शाह ऑफ बीजापुर, हु असेंडेड द थ्रोन इन 1535, वॉज लीडिंग एडवोकेसी ऑफ दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी का जो सबसे ज़्यादा फायदा उठाया वो थे इब्राहिम आदिल शाह, जो बीजापुर के रूलर बने 1535 में। ये जो पॉलिसी थी मराठा चीफ को अपने अंडर काम पे रखने की, ये सबसे ज़्यादा इन्होंने इस चीज़ का फायदा उठाया। इट इज़ सैड दैट एंटर्ड इन 30,000 मराठा बारगीज इन हिज आर्मी। इनके आर्मी में 30,000 मराठा थे। एंड शोड ग्रेट फेवर टू द मराठा इन द रिवेन्यू सिस्टम। और सबसे ज़्यादा जो रिवेन्यू सिस्टम में भी इन्वॉल्व किया हुआ था वो इन्होंने ही किया हुआ था मराठाओं को। ही सपोज टू हैव इंट्रोड्यूस मराठी, यहाँ तक कि इन्होंने रिवेन्यू अकाउंट्स में भी इन्होंने मराठी लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई इतने सारे मराठा है तो मराठी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करो। अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग हिज फेवर टू ओल्ड फैमिलीज, अ फ्यू अदर फैमिलीज सच एज भोसले, हु हैड द फैमिली नेम ऑफ घोरपड़े, है ना, कुछ और फैमिलीज के नाम आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि भोसले, घोरपड़े, डफेज, चावान, इन सब का भी हमें देखा गया कि बीजापुर में ये और फैमिलीज आई एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी। इनकी पॉलिसी की वजह से देखो और मराठास फैमिलीज का आपको यहाँ पर राइज अप देखने के लिए मिलेगा। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण वर रेगुलरली यूज फॉर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन एज वेल। द टाइटल ऑफ पेशवा वॉज अकॉर्डेड टू अ ब्राह्मण, कंजी, नरसी बाय द रूलर ऑफ अहमदनगर। इस तरह के जो टाइटल हैं वो दिए गए इन्हें। पेशवा एक नया टाइटल आया किनके लिए, जो ब्राह्मण, कोंजी, नरसी थे, इनके लिए। मराठा प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टेट ऑफ अहमदनगर एंड गोलकोंडा एज वेल। तो मराठाओं ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, चाहे वो अहमदनगर हो चाहे गोलकोंडा हो, सभी जगह। इट विल दस सीन दैट द पॉलिसी ऑफ अलाइंग विद लोकल लैंडेड क्लासेज विच वर मिलिट्री माइंडेड हैज बिन इनिशिएटेड बाय द डेक्कनी रूलर, सच एज पॉलिसी वॉज इंप्लीमेंटेड बाय द मुगल अंडर अकबर। ठीक है, तो जो ये पॉलिसी थी लोकल लैंडेड क्लासेस की, ये काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री माइंडेड पॉलिसी थी जो डेक्कन में स्टार्ट हुई, सेम उसी तरह जिस तरह से मुगलों ने शुरू करी अकबर के टाइम पीरियड में नॉर्थ इंडिया में। तो डेक्कन में भी वही धीरे धीरे कुछ कुछ सेम मिलता जुलता हिसाब चल रहा था। तो यहाँ पर देखो ये हमारा जो इंट्रो वाला पार्ट था ये पूरा हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कि मुगलों ने ये रहा मुगल एडवांस टूवर्ड द डेक्कन। किस तरह से जो मुगल थे वो डेक्कन में एडवांस सिस्टम के साथ, या जो भी है इसमें आगे हम पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर हम ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ तक देखो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने बता दिया कि क्या होने वाला है। तो ये आपको पूरा कैसा लगा अपनी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सके तो आप वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, है ना। शेयर करेंगे देखो इससे आपका ही फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस बिल्कुल टाइम पे मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री बाय सतीश चंद्रा जी, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 14 में जो हम डेक्कन और साउथ इंडिया पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर में मुगल एडवांस टुवर्ड द डेक्कन्स। लास्ट चैप्टर में हमने इस जो ये पूरा लेक्चर है इसका इंट्रो कर लिया था कि किस तरह से जो डेक्कन और साउथ इंडिया में बहुत सारे किंगडम्स थे और वो जो किंगडम्स थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे अपने आप को बढ़ाने के लिए, है ना, अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। अब वहाँ पर मुगलों ने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करा क्योंकि उसी टाइम पर जब उन्होंने गुजरात को जीत लिया तो इससे पहले कि वो डेक्कन में कुछ इंटरफेरेंस वगैरह करते या वहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करते, नॉर्थ वेस्ट में और बिहार बंगाल में पहले से वहाँ पर प्रोटेस्ट चालू हो गए थे। तो इसलिए अकबर को अपना ध्यान डेक्कन से हटा के तुरंत वहाँ पर लगाना पड़ा और फिर एक अच्छा खासा जो लंबा टाइम था वो उधर ही निकल गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे मुगल एडवांस टुवर्ड्स द डेक्कन कि अब डेक्कन में मुगल एडवांस कैसा था, ठीक है, और किस तरह से ये आगे बढ़े, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। पहली बार आए हैं तो मेक श्योर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करके जाए, और वीडियोस आपको लगती हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। Mughal advance towards the Deccan. It was logical to expect a Mughal advance toward the Deccan after the consolidation of the empire in North India. तो देखो एकदम ज़्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं कि जब मुगलों ने नॉर्थ इंडिया में अच्छे से सब कुछ कब्जा कर लिया, वहाँ पर चीज़ें स्टेबल हो गई, तो अब उनका ध्यान कहाँ पर जाएगा, डेक्कन में ही जाएगा। ऑल्दो द विद्यास डिवाइडेड द नॉर्थ एंड द साउथ, दे वर नॉट एन इनसरमाउंटेबल बैरियर। देखो बीच में क्या था, विंध्यास रेंज थी जो नॉर्थ और साउथ इंडिया को दोनों को अलग करती थी। ट्रैवलर्स, मर्चेंडाइज, pilgrims, wandering saints had always passed between the north and the south and making the two culturally one
दो ईच हैड इट्स ओन डिस्टिंक्टिव कल्चरल फीचर्स। देखो ऐसा नहीं था कि अकबर से पहले या मुगल टाइम से पहले कोई नॉर्थ साउथ में कोई लेन देन था ही नहीं, है ना, आना जाना था ही नहीं, ऐसा नहीं था। बीच में भले ही विंध्यास रेंज खड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी नॉर्थ साउथ में जो सेंट्स थे, पिलग्रिम्स थे, ठीक है, या व्यापारी जो लोग थे वो नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ जाते रहते थे। तो उसी वजह से एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ मिलता रहता था, और वो बीच वाला पॉइंट एक ऐसा बन गया था कि जहां पर आपको एक दोनों कल्चर का आपको एक मिक्सअप देखने के लिए मिलेगा। The conquest of the Deccan by the Tughlaq, the improved the communication between the north and the south। उससे पहले हमने पढ़ा था ना, जब तुगलक डायनेस्टी थी तो उस टाइम पे जो तुगलक थे उन्होंने पूरे साउथ इंडिया को ऑलमोस्ट पूरा कब्जा कर ही लिया था, और एक अच्छे खासे टाइम तक वो रूल भी करके गए। तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन था नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में वो तब से चलता आ रहा था, और उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया था इस चीज़ को। लेकिन जैसे ही दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन होता है, बहुत सारे सूफी सेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, और बहुत सारे लोग मिलेंगे जो एम्प्लॉयमेंट की सर्च में वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, खासकर बहामनी रूलर्स के कोर्ट में भी जाएंगे। ओके, पॉलिटिकली ऑल्सो द नॉर्थ एंड साउथ वर नॉट आइसोलेटेड। तो पॉलिटिकली या फिर देख लो आप कल्चरली, वो एक दूसरे से अलग नहीं था, आइसोलेट नहीं था। काफ़ी लंबे टाइम से भले ही रूलर्स ने बहुत जमकर एक जगह रूल ना किया हो, लेकिन कभी ना कभी ऐसा ज़रूर रहा है कि जिसकी वजह से नॉर्थ और साउथ इंडिया में चीज़ें क्या होती रही हैं, मिलती रही हैं, है ना, और कुछ चीज़ें हमने देखा है कि वो इंटीग्रेट हुई हैं। As we have seen, the rulers of Gujarat and Malwa in the west, Odisha in the east had continually involved in the politics of South India। देखो इधर वेस्ट में क्या होता है, गुजरात, है ना, वेस्ट में इधर गुजरात हो गया, मालवा इधर वेस्ट में हो गया, उड़ीसा इधर ईस्ट में हो गया। तो यहाँ पर ये लोग बीच वाले पार्ट के लिए हमेशा क्या करते थे, लड़ाई झगड़ा लगा रहता था। अब उसमें क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो चीज़ें क्या होगा, चेंज होंगी। एंड आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा एंड गुजरात इन द 1560 अर्ली 1570 मुगल कुड हार्डली हैव केप्ट देमसेल्फ अलूफ फ्रॉम द डेक्कन पॉलिटिक्स, है ना। देखो जब उन्होंने मालवा और गुजरात को जीत लिया 1560 में 1570 में, तो जो मुगल है वो अपने आप को ज़्यादा टाइम तक बचा के नहीं रख पाएंगे सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक। ओके, इन 1576 मुगल आर्मी इन्वेडेड खंदेश, बढ़ना शुरू हो गया। 1576 में मुगल आर्मी ने इन्वेड कर दिया खंदेश को, एंड कंपेल्ड द रूलर टू सबमिट, और उसको जो रूलर है उसको क्या बोला कि भाई आप हमारे सामने सबमिट कर दो। हाउ एवर अर्जेंट मैटर्स कॉल्ड अकबर एज फेयर फॉर 12 ईयर्स बिटवीन 1586 एंड 1598 अकबर लीब्रेड लाहौर। ज़्यादा देखो अकबर का ध्यान यहाँ पर इसलिए भी नहीं गया क्योंकि अगले 12 सालों तक, है ना, ये सब होने के बाद अगले 12 सालों तक अकबर कहाँ पर है, लाहौर में रहे, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। तो उस सिचुएशन को संभालने के लिए नॉर्थ वेस्ट में अकबर लाहौर में पूरे 12 साल रहे। इस बीच में जो डेक्कन था वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर बिगड़ चुकी थी। Deccan was seething cauldron of the politics. War between the various Deccani state was frequent occurrence। और इन 12 सालों में डेक्कन वाले एरिया में हमने अभी ऊपर इंट्रो में पढ़ा ही था लास्ट लेक्चर में, किस तरह हमने देखा था कि जो डेक्कनी स्टेट्स थे वो आपस में झगड़ा करते थे। द डेथ ऑफ द रूलर ऑफन लेड टू द फैक्शनल फाइट अमंग द नॉबल्स। जैसे ही किसी रूलर की डेथ हो जाती थी, मान के चलो डेक्कन में कोई स्टेट चल रहा है, वहाँ पर कोई रूलर है ना, जब तक रूलर चल रहा है ठीक है, थोड़े टाइम तक चीज़ें स्टेबल है, लेकिन जैसे ही उस रूलर की डेथ हो गई है तो ये होता था कि भाई उसका बेटा बनेगा, है ना, या कोई और बनेगा। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था, वहाँ पर नॉबल्स में ही बहुत बुरा झगड़ा हो जाया करता था कि भाई आगे अब मैं संभालूंगा, विद ईच पार्टी ट्राइंग टू एक्ट लाइक अ किंग मेकर। सब चाहते थे कि वो किंग बन जाए। इन दिस हॉस्टिलिटी बिटवीन द डेक्कनीज एंड द न्यू कमर्स, उन न्यू कमर्स को बोलते थे अफिकिस या फिर गरीब्स, फाउंड फ्री फिले अमंग द डेक्कनी टू द हेप्सिसिस। देखो ये हेप्सिसिस की भी एंट्री होगी यहाँ पर। ये कौन थे, ये एबेसियंस थे जो अफ्रीका से आए थे। एंड अफगान फॉर्म सेपरेट ग्रुप। तो यहाँ पर देखो जो अफगान थे उन्होंने अपना सेपरेट ग्रुप बना लिया, है ना। और जो ये एबेसिड सुना था ना, जो हमने लास्ट बहुत काफ़ी सारे 3-4 लेक्चर पहले या शुरुआत के लेक्चर थे, वहाँ आपने जो एबेसिड एम्पायर थे उसके बारे में पढ़ा था। तो ये लोग वहीं से थे। हो सकता है ये ट्रेड के पर्पज से इंडिया में आए हो, फिर यहीं पर बस गए हो। ऐसे होते होते इनका भी यहाँ पर डेक्कन में ग्रुप बन गया था। तो अब ये लोग भी पावर में आएंगे। दिस ग्रुप एंड फैक्शन हैड लिटिल कॉन्टैक्ट विद द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ द रीजन। The process of assimilation of the Maratha into the military and political system of the Deccani state, which had started earlier, did not match headway। दूसरी तरफ मराठाओं को भी यहाँ पर देखा था कि मराठा है वो भी धीरे धीरे मिलिट्री पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो भी यहाँ पर पावरफुल इमर्ज हो रहे हैं। द रूलर एंड द नॉबल्स देयरफॉर कमांड लिटिल लॉयल्टी फ्रॉम द पीपल। द सिचुएशन वॉज वर्स्ड बाय द सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्रोवर्सी। अब आप देख रहे हो, समझ रहे हो, ऊपर से मुगल चाह रहे हैं डेक्कन में आना। डेक्कन में बहमनी जो रूलर्स हैं उनकी जो एम्पायर है वो क्या हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है, उसका ब्रेकअप हो चुका है। विजयनगर का वो ब्रेकअप हो चुका। बहुत सारी छोटी छोटी किंगडम्स बन गई हैं। जो पहले के जो लोग आ रहे थे ट्रैवलर्स, है ना, या ट्रेडर्स बन के जो आ रहे थे, वहाँ पर हुआ क्या था उस टाइम पे, जो ये एबेसिड है, ये कुछ लोग ऐसे थे कि वहाँ पर जो उस जगह की जो पॉलिटिक्स थी उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई थी। तो वो लोग वहाँ से अपनी जान बचा के यहाँ इंडिया में आ रहे थे। फिर वो यहाँ इंडिया में ही बस गए। बसते बसते ऐसा हुआ उन्होंने यहीं पर ही अपने आप को इतना स्टैब्लिश कर लिया कि वो चाह रहे कि वो पावर में आ जाए। दूसरी
तरफ अफगान रूलर्स भी थे, है ना। अब ये को भारत में कोई ऐसा तो है नहीं कि ये सब चीज़ें 2-3 साल के अंदर हो गई हो, ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है, बहुत लंबे टाइम से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और फिर कुछ लोग ऐसे हुए कि जो यहीं पर रह रहे हैं। अब जो मुगल थे वो भी तो यहाँ के नहीं थे, लेकिन उनकी जो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ थी वो यहाँ पर आके रह रही थी और वो यहीं बस गई थी, वो अपने आप को यहीं का समझते थे। ऐसे ये ग्रुप थे। तो इस तरह से डेक्कन में अलग अलग बहुत सारे ग्रुप हो गए थे। डेक्कनी स्टेट्स आपस में बहुत सारे ग्रुप्स में टूट चुका था। अहमदनगर, बीजापुर, बैरार, दूसरी तरफ ये जो एबेसियंस थे ये आ गए, अफगान्स की पावर बढ़ रही है, जो मराठा है वो भी बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से जो पूरा जो साउथ इंडिया का जो कल्चर, मतलब जो चीज़ें थी, जो सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी सियिज्म बिकम द स्टेट रिलीजन ऑफ ईरान। अब यहाँ बता रखा है देखो कि 20th सेंचुरी में क्या हुआ था कि जो सियिज्म है, मुस्लिम के अंदर भी दो चीज़ें होती है ना, एक तो सिया और एक सुन्नी। जो सियिज्म है वो स्टेट रिलीजन बन गया था, कहाँ का? ईरान का। ये ध्यान से सुनना, थोड़ा इंडिया से अलग हट के पढ़ रहे हैं अब हम। तो जो सियिज्म था वो ईरान का स्टेट रिलीजन बन चुका था अंडर अ न्यू डायनेस्टी। और किस डायनेस्टी के अंदर ऐसा हो रहा था उस टाइम पे? कौन सी डायनेस्टी वहाँ पर रूल कर रही थी? तो सफाविद डायनेस्टी। जब ईरान में सफाविद डायनेस्टी का रूल चल रहा था तो ईरान में कौन सा रिलीजन आ गया था? सियिज्म, ठीक है, स्टेट रिलीजन बन गया था। सियिज्म हैज़ बीन सप्रेस सेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो जो सियिज्म है वो एक ऐसा सेक्ट रहा है जिसको काफ़ी लंबे टाइम तक दबा के रखा है। हमें पता है ना कि मुस्लिम्स में सिया और सुन्नी होते हैं, और जो सुन्नी है वो अपने आप को हमेशा से सुपीरियर समझते हैं, और जो सिया है उनको उतना सुपीरियर नहीं समझा जाता है, उनको दबा के रखने की कोशिश की जाती है। एंड इन द फर्स्ट फ्लश ऑफ एंथुइज्म द वॉटरीज ऑफ द न्यू सेक्ट इंडल्ज इन अ गुड डील ऑफ परसिक्यूशन ऑफ द अनस्टवाइल ओपोनेंट। एज अ रिजल्ट मेंबर ऑफ मेनी एमिनेंट फैमिलीज फ्लेड टू इंडिया। अब देखो इस चक्कर में हुआ क्या, बहुत सारे जो लोग थे यहाँ पर, ये सिया सुन्नी वाला झगड़ा शुरू हो गया, तो बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी कि वो उस जगह को छोड़कर कहाँ पर आ गई? इंडिया में आ गई। एंड साउथ शेल्टर एट द कोर्ट ऑफ अकबर विच हैड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सियाज एंड सुन्नी। और यहाँ पर अकबर के कोर्ट में आके, अकबर के उसमें टाइम पे आके उसने अकबर से हेल्प मांगी उन्होंने। और जैसे कि सबको पता है कि अकबर किसी भी धर्म जात को लेके कोई भी भेदभाव नहीं करता था। जब उसने हिंदू मुस्लिम में नहीं करा तो सिया सुन्नी में तो वो क्या ही करेगा। सम ऑफ द डेकनी स्टेट जैसे कि गोलकोंडा, उन्होंने भी क्या कर लिया? सियिज्म को अपना लिया। एट द कोर्ट ऑफ द बीजापुर एंड अहमदनगर टू द सियख पार्टी वॉज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पर ईरान के बारे में बता रहे हैं कि ईरान में जब सियाज की जो चीज़ें हैं खराब हो गई, किसी को वही है, जब कोई नीचे का तबका उठ के ऊपर पहुंचता है तो आसपास वालों को बड़ी दिक्कत हो जाती है, वो उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है। अब कुछ लोग तो वहाँ पर जम के खड़े हो जाते हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे, अब कुछ ऐसे होते हैं कि लगता है कि भाई छोड़ो, निकलते हैं यहाँ से। तो वही यहाँ पर हाल हुआ जो सिया कम्युनिटी है उनका। ये भारत में भागा है ना। भारत में कुछ को अकबर ने जगह दी रहने के लिए, जो गोलकोंडा है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया सियिज्म को। एट द कोर्ट ऑफ द बीजापुर एंड अहमदनगर टू सियाज पार्टी वॉज स्ट्रॉन्ग। बीजापुर और अहमदनगर ने भी इनको रख लिया, तो यहाँ पर भी इनकी पार्टी स्ट्रॉन्ग हो गई, बट वॉज एबल टू प्रिवेल ओनली फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस रिजल्ट इन हाइटेंड पार्टी स्ट्राइफ। महादवी आइडियाज हैज़ ऑल्सो स्प्रेड वाइडली इन द डेक्कन। देखो अब एक और चीज़ निकल कर आई यहाँ पर, महादवी, है ना। अभी हमने क्या क्या पढ़ा? अभी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली ना कि देखो डेक्कन में कौन कौन से, ध्यान रखना कि बस आप नाम ध्यान रखो, फिर समझो करना तो कुछ होता नहीं है। जैसे सब लोग साथ में होते हैं, सब अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। अब ये यहाँ पर एक नया नाम सुनने के लिए मिलेगा आपको, महादवी। अब ये महादवी भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था डेक्कन में। मुस्लिम बिलीव्ड दैट इन एवरी इपोक ऑफ अ मैन फ्रॉम द फैमिली ऑफ द प्रॉफिट विल मेक एन अपीयरेंस विद स्ट्रेंथन द रिलीजन। इनका ऐसा मानना था मुस्लिम्स का कि जब भी मतलब मोहम्मद प्रॉफिट, मतलब सॉरी दोबारा से बताती हूँ, द मुस्लिम बिलीव दैट इन एवरी एपॉक अ मैन फ्रॉम द फैमिली ऑफ द प्रॉफिट विल मेक अ अपीयरेंस। के मतलब जो मोहम्मद प्रॉफिट की जो फैमिली है, जो चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, उनमें से हर एरा में क्या होगा, एक आदमी मतलब ऐसा जन्म लेगा कि जिसका काम क्या रहेगा? सिर्फ रिलीजन को बढ़ाना, उसको स्ट्रेंथ देना, उसके बारे में लोगों को बताना। और उस पर्सन को क्या कहेंगे? महदी कहेंगे। क्या कहेंगे? महदी कहेंगे। और महदी का काम क्या होगा कि वो जितना हो सके अपने रिलीजन को बढ़ाए, अलग अलग जगह जाए और लोगों को उसके बारे में बताए। तो उसे कहा गया महदीस, ठीक है, विच वॉज ड्यू टूवर्ड द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी एंड रेज एक्सपेक्टेशन थ्रू द इस्लामिक वर्ल्ड। ओके, इंडिया में क्या हुआ था? वन सैयद मोहम्मद हु बॉर्न एट जौनपुर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी। अब देखो इंडिया में कौन थे महादी? तो ये थे सैयद मोहम्मद, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? जौनपुर में हुआ, फर्स्ट हाफ ऑफ 15th सेंचुरी। इन्होंने अपने आप को क्या प्रोक्लेम करा? महादी। सैयद मोहम्मद ट्रैवल्ड वाइडली ऑल ओवर इंडिया। ये भारत में अलग अलग जगह घूमे, इस्लामिक वर्ल्ड में, क्रिएटेड ग्रेट एंथुइज्म एंड ही इस्टेब्लिश द दायरास। इन्होंने क्या इस्टेब्लिश करे? दायरा इस्टेब्लिश करा इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग द डेक्कन वेयर इज आइडिया फाउंड ऑफ फर्टाइल सॉइल, ठीक है। और इनके जो आइडियाज है काफ़ी ज़्यादा फैले भी। द ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट वर बिटरली अपोज टू महादीज़म। अब जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे वो महादवी के बड़े वो थे।
अपोज करते थे, साथ में जो सिया कम्युनिटी थी उसको भी अपोज करते थे। देखो फर्क क्या है सिया और सुन्नी या महादवी में, जो सिया मुस्लिम है, जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, मतलब जैसे चीज़ें पहले थी वो चाहते हैं कि हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, उसमें किसी भी तरह का कोई रिफॉर्म या कोई चेंज ना आए। जबकि जो सिया कम्युनिटी है और जो महादी है वो चाहते हैं समय के साथ कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए, इस्लाम के अंदर, रिलीजन के अंदर कुछ आने चाहिए। अगर उसके लिए पुरानी चीज़ों को छोड़ा जा सकता है तो हम उन्हें छोड़ सकते हैं। आज के हिसाब से हम जो चीज़ें ईजी हैं हम उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन सुन्नी ऐसा बिल्कुल नहीं मानते थे। हम बोल सकते हैं वो एक कट्टर मुस्लिम होता है ना, कि बिल्कुल जो जैसे शुरू हुआ था मैं वैसे ही फॉलो करूँगा, और बाकी जो लोग थोड़ा चाहते रहते, म्यूज़िक वो माना जाता है जो मुस्लिम्स की होता है, वो मतलब म्यूज़िक वगैरह नहीं सुनते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कपड़े भी जो फूल पत्ती वाले कपड़े होते हैं उसको भी प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये एक ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट हो गया। तो सिया तो इस चीज़ को कहते हैं कि नहीं सब कुछ वैसे ही चलेगा, लेकिन सुन्नी चाहता था कि जो जैसा वो वैसे ही चलेगा। लेकिन जो सिया और जो महादी है वो कहते हैं कि नहीं, अगर हम आज के टाइम को देख के हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, रिफॉर्म ला सकते हैं। अब आप समझ गए। इसीलिए जो सुन्नी थे वो महादी के पूरी तरह से अपोज थे, मतलब उनको अपोज करते थे, और साथ में जो सिया है उसको भी अपोज करते थे। इट वॉज इन दिस कॉन्टेक्स्ट अकबर हैड पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सुलकुल। इसी को, इन सब चीज़ों को देख के चलते हुए अकबर ने, जो ये हमने पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में, सुलकुल को स्टार्ट किया था। वो इसीलिए किया था क्योंकि अकबर चाहता था पीस पॉलिसी है, कि भाई ठीक है जो जैसे मान रहे इतना लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत है। तो इसलिए अकबर ने इसको शुरू किया था। ही वॉज अफ्रेड दैट द बिटर सेक्टेरियन राइवलरीज प्रिवेलिंग इन द डेक्कनी स्टेट विल स्पिल ओवर इन द मुगल एम्पायर। उसको ये डर था कि जो ये डेक्कन में चल रहा है ना, ये चीज़ें इतना ज़्यादा, ये जो यहाँ हमने देखा ये उसके खिलाफ, वो उसके खिलाफ, वो उसके रिलीजन के खिलाफ, तो वो चाहता था कि इस चीज़ का जो असर है वो मुगल एम्पायर पे ना पड़े। अकबर वॉज ऑल्सो एप्रीहेंसिव ऑफ द ग्रोइंग पावर ऑफ द पुर्तगीज। साथ में अकबर को पता था कि पुर्तगीज अलग से पावर बढ़ा रहे हैं अपनी, है ना। पुर्तगीज हैज़ बिन इंटरफेयरिंग इन पिलग्रिम ट्रैफिक टू मक्का। तो जो लोग मक्का जाते थे, ये पुर्तगीज उनके काम में बड़ी दखल अंदाजी करते थे। रॉयल लेडीज़ हैं, है ना, उनको भी बहुत परेशान करते थे, पैसे लेते थे ज़बरदस्ती, ठीक है। दे वर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर पोजीशन ऑन द मेन लैंड। इसके साथ साथ वो अपनी जो पोजीशन है वो मेन लैंड में भी बढ़ाना चाहते थे पुर्तगीज। एंड इवन ट्राई टू ले देयर हैंड ऑन सूरत। सूरत पर तो पूरा कब्जा वो करना चाहते ही थे, विच वॉज सेव्ड बाय द टाइमली अराइवल ऑफ द मुगल कमांडर। लेकिन अकबर के टाइम पे वो ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि अकबर ने बहुत ही जल्दी उसको गुजरात वगैरह को जीत के जो पुर्तगीज की पावर थी वो काफ़ी हद तक कम कर दी थी। अगर देखो अकबर एक थोड़े और लंबे, वैसे तो काफ़ी जीकर गया है, लेकिन उसके बाद अगर वो थोड़े और लंबे टाइम तक रहता तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी भी बना लेता, जिससे कि पुर्तगीज को वहाँ से भी हटा देता। वो ओशन में जो उनकी पावर बढ़ रही थी ना, वो वहाँ से भी हटा देता उनको, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाया। ठीक है, आगे देखते हैं। There was some of the factor which impelled Akbar to involve himself in the Deccani affairs। ठीक है, तो ऊपर हमने बहुत सारे देखो फैक्टर पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ बेरार, अहमदनगर एंड खंडेश। अकबर क्लेम्ड सुजरनिटी ओवर द एंटायर इंडिया। तो देखा जाए तो अकबर ने पूरी तरह से क्लेम कर ही लिया था। ही वॉज देयरफॉर कीन दैट लाइक द राजपूत द रूलर ऑफ डेक्कनी स्टेट शुड एक्नॉलेज हिज सुजरनिटी। वो चाहता था अकबर कि जिस तरह से राजपूत ने मेरी सुजरनिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, वैसे ही जो डेक्कनी स्टेट्स में रूलर्स हैं वो भी इस चीज़ को माने। उसने बहुत सारे एम्बेसीज भेजे डेक्कनी स्टेट्स में, ये कहने के लिए कि भाई आप अकबर के अंडर रह के यहाँ पर काम करो और अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, है ना। और लेकिन जैसे राजपूत उनके अंडर काम करे थे वैसे उन्हें करना पड़ेगा। अब जो डेक्कनी स्टेट्स के जो कुछ रूलर्स थे उन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी की ओवर लॉर्डशिप को नहीं मानेंगे, ठीक है हम दोस्त बन के रह लेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं मानेंगे कि हम उसके अधीन काम कर रहे हैं। इट वॉज ऑब्वियस दैट द डेक्कनी स्टेट वुड नॉट एक्सेप्ट मुगल सुजरनिटी टिल द मुगल वर इन अ पोजीशन टू एक्सर्ट मिलिट्री प्रेशर ऑन दैम। तो ठीक है, डेक्कनी स्टेट्स ने ये सब चीज़ें जब तक नहीं माने, जब तक उन्हें लगा कि भाई अकबर जब तक प्यार से उनसे काम कर रहा था, बोल रहा था, तब तक उन्होंने नहीं माना। अब जब अकबर ने अपनी मिलिट्री भेजनी शुरू करी, तब कुछ जो डेक्कनी स्टेट्स हैं वो धीरे धीरे लाइन पे आ जाएंगे, वो उसके प्रेशर में आके फिर सब क्या करेंगे, उसकी मुगल सुजरनिटी को मान लेंगे। 1591 में क्या हुआ, अकबर ने एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव को लॉन्च किया। उसने कुछ एम्बेसीज भेजी अपनी डेक्कनी स्टेट में इनवाइट करने के लिए कि वो मुगल सुजरनिटी को अपना ले। एज माइट हैव बीन एक्सपेक्टेड नन ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट द डिमांड, द ओनली एक्सेप्शन बीइंग खंदेश। किसी भी डेक्कनी स्टेट्स ने उसकी इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई हम मुगल सुजरनिटी को अडॉप्ट करें, सिवाय किसको छोड़ के, खंदेश को छोड़ के। खंदेश क्योंकि काफ़ी क्लोज था किसके, मुगलों के काफ़ी क्लोज था भाई। जहाँ पर मुगलों का जिस मुगल एरिया में मतलब जो मुगल एरिया था वो काफ़ी क्लोज था उसके पता था कि जब ये साउथ में आएंगे ना सबसे पहले मुझ पर अटैक करेंगे ये, तो इसीलिए अच्छा यही होगा कि मैं मान लेता हूँ जैसा अकबर बोल रहा है। और ठीक है भाई, अकबर इज्जत तो देता ही है पूरी, और करना ही क्या।
बुरहान निज़ाम शाह जो रूलर थे अहमदनगर के, वो काफ़ी ज़्यादा रूड हुए। जो मुगल इन्वॉय भेजा गया था उनके कोर्ट में भी भेजा गया था। उनके कोर्ट में कौन भेजे गए थे? बुरहान निज़ाम शाह जो रूलर के कोर्ट में एक मुगल इन्वॉय को भेजा, तो ये इसके साथ बहुत रूड रहे, है ना। द अदर ओनली मेड प्रॉमिस ऑफ फ्रेंडशिप. It seems that Akbar was on the verge of making a definite move in the Deccan. The necessary opportunity was provided to him when factional fighting broke out among the Nizam Shahi noble following the death of Burhan in 1595. अब देखो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए मामला थोड़ा शांत रहा, फिर देखो इस निज़ाम की हो जाती है डेथ। इसकी जैसे ही डेथ होती है इसके स्टेट में तो पहले से इतनी फूट पड़ गई, है ना। दे वर 4 कैंडिडेट्स फॉर द थ्रोन। यहाँ पर 4 कैंडिडेट खड़े हो गए कि भाई हम इस थ्रोन पर बैठेंगे, हम इस थ्रोन पर बैठेंगे। ओके, यहाँ अब हुआ क्या? द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लेम वॉज डेट ऑफ बहादुर। इन चारों में से जो ये 4 क्लेम हुए निज़ाम शाह की गद्दी पर बैठने के लिए, इन चारों में जो सबसे बहादुरी से जो स्ट्रांगली क्लेम करा था वो था बहादुर, जो सन था, ठीक है, जो रूलर मर गया था निज़ाम शाह, इसका बेटा था बहादुर। इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड जो रूलर था बीजापुर का, वॉज इंक्लाइंग टू सपोर्ट बहादुर क्लेम। और जो बीजापुर का रूलर था वो भी किसको सपोर्ट करा था? वो भी इस बहादुर को ही सपोर्ट करा था कि नहीं इसे ही बनना चाहिए। चांद बीबी सिस्टर थी किसकी? बुरहुन की। अभी तक जो रूल कर रहा था बुरहुन, है ना, बुरहुन वही है जिसने भाई मुगल एम्प्लॉय की बेइज्जती करके उसको वापस भगा दिया था, है ना। और फिर बुरहुन की हो गई डेथ, तो बुरहुन की डेथ के बाद उसके 4 लोग वहाँ पर उसकी गद्दी पे खड़े हुए कि हम यहाँ पर थ्रोन को संभालेंगे, हम यहाँ पर थ्रोन को संभालेंगे। उनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग हम कहेंगे जो सबसे स्ट्रांगली क्लेम कर रहा था कैंडिडेट वो था बहादुर, है ना। बहादुर को सपोर्ट करने के लिए कौन आए? जो बीजापुर के रूलर थे आदिल शाह। लेकिन यहाँ पर बुरहन की सिस्टर थी चांद बीबी, ठीक है, जो विडो थी किसकी? फॉर्मर रूलर ऑफ विजयपुर की। मतलब आदिल शाह सेकंड से पहले यहाँ पर जो रूलर थे उनकी विडो थी ये चांद बीबी, ठीक है। जो इब्राहिम शाह के अंकल थे उनकी बीवी थी चांद बीवी, ठीक है, और बुरहुन की बहन थी। अब समझ रहे हो कैसे रिश्तेदारी निकल रही है। ओके, तो यहाँ पर बुरहुन का जो बेटा था बहादुर ये चाहता था थ्रोन पे बैठना, ठीक है। इसको सपोर्ट कौन कर रहा था? बीजापुर का रूलर आदिल शाह सेकंड। आदिल शाह सेकंड के खिलाफ कौन खड़ी थी? यहाँ चांद बीबी, क्योंकि चांद बीबी कौन थी? ये आदिल शाह जो सेकंड है इसके अंकल की वाइफ थी। चांद बीबी के हस्बैंड ही थे यहाँ पर पहले बीजापुर में रूलर, है ना। तो अब यहाँ हुआ क्या? शी वॉज अ रिमार्केबल वुमन एंड वर्चुअली रूल्ड बीजापुर फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स व्हेन इब्राहिम आदिल शाह वॉज अ माइनर। तो यहाँ पर जब इब्राहिम आदिल शाह, जब ये जो रूलर है ना, जब ये बच्चा था तो इनसे पहले 10 साल की रूल कर चुकी थी बीजापुर में चांद बीबी। शी हैड गॉन टू अहमदनगर को कंडोल द डेथ ऑफ हर ब्रदर। फिर बाद में को हुआ क्या? जब इन्हें पता चलता है कि इनके भाई की डेथ हो गई है तो ये अहमदनगर गई, okay, but she stayed on top up with a vigor the cause of her nephew Bahadur who was minor. It was against the background that leader of the rival party Deccani invited the Mughals to intervene. The struggle which now began was really a struggle between the Bijapur and the Mughal for the domination of Ahmednagar state. देखो यहाँ पे ना ये जो चांद बीवी थी ये अच्छा खासा रूल कर सकते थे, लेकिन होता है ना कि उस टाइम पे जो औरतें थी उनको ज़्यादा इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता था, और अगर ऐसा कोई कर भी रही है ना तो उसको भी इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाता था। तो यहाँ पर इनके जो ये नॉवेल्स है इन्होंने ही क्या कर दिया, क्योंकि जब बहादुर शाह थे थोड़े छोटे थे तो यहाँ पर चांद बीबी सबको संभाल रही थी, तो इन नॉबल्स ने चांद बीबी को ही मरवा दिया। तो ऐसे ये लोग थे। द मुगल इन्वेजन वॉज लेड बाय प्रिंस मुराद। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, अब ये यहाँ आएंगे, अब मुगलों की एंट्री हो जाएगी क्योंकि ये सब तो आपस में लड़ मर रहे हैं। द स्ट्रगल विच नाउ बिगेन वॉज अ रियल स्ट्रगल बिटवीन बीजापुर एंड द मुगल फॉर द डोमिनेशन ऑफ अहमदनगर स्टेट। अब देखो ये स्ट्रगल चलेगा, अब ये स्ट्रगल पहले चलेगा बीजापुर और अहमदनगर के बीच में। मुगल इन्वेजन यहाँ पर कौन संभाले? तो प्रिंस मुराद जो छोटे बेटे थे किसके? अकबर के। और इनके साथ कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। मुराद इस टाइम पर गवर्नर थे गुजरात के, तो नहीं भेजा गया कि जाओ और डेक्कन के जो मामले उनको संभालो। सबसे पहले तो उन्होंने खंदेश को संभाला, ठीक है। द रूलर खंदेश वॉज आस्क्ड टू कॉपरेट। खंदेश का जो रूलर था इन्होंने कहा कि मैं आपको फुली सपोर्ट करूंगा। मुराद और खाने खाना से कहा मैं आपको फुली सपोर्ट करूंगा, जो भी आपको हेल्प चाहिए। ड्यू टू फैक्शनल फाइट अमंग द अहमदनगर नॉबल्स द मुगल एनकाउंटर्ड लिटिड अपोजिशन टिल दे रीच द कैपिटल अहमदनगर, ठीक है। जो मुगल हैं वो यहाँ पर अहमदनगर की जो कैपिटल है वहाँ तक पहुँच गए। चांद बीबी शूट हर सेल्फ अप इन द फोर्ट विद द बॉय किंग बहादुर। जैसे मैंने बताया ना कि चांद बीबी यहाँ पर किसके साथ थी? बहादुर। ये बहादुर कौन था? ये इनके भाई का बेटा था। आफ्टर अ क्लोज सीरीज ऑफ 4 मंथ इन विच अ चांद बीबी प्लेड अ वेलियंट रोल। तो ये चांद बीबी यहाँ पर बहुत अच्छे से लड़ी, है ना। ये मैं बता रही हूँ उस टाइम का जब चांद बीबी अपने भाई की डेथ का नाम सुन के, मतलब वो गई थी वहाँ पर और अपने भतीजे को भी संभाल रही थी, और उधर से उनकी खुद के नॉवेल्स में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और दूसरी साइड से मुगलों ने उन पर अटैक कर दिया। तो यहाँ पर बहुत ही बहादुरी से वो लड़ रही थी, ठीक है। दे एग्री टू सीड बेरार टू द मुगल इन रिटर्न फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द क्लेम ऑफ बहादुर। अब यहाँ पर देखो जो चांद बीबी थी उनको समझ में आ गया था कि मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक यहाँ पर मुगलों के सामने नहीं जीत सकती, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं एग्रीमेंट कर लेती हूँ मुगलों के अंडर बेरार को, भाई हम इनकी सुजनिटी को अपना लेते हैं, हम इनके अधीन होकर काम कर लेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने जो मुगल की सुजनिटी थी उसको अपना लिया, ठीक है। मुगल सुजनिटी वॉज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड, और यहाँ पर मुगल की सुजनिटी हो चुकी है। द मुगल एग्जनेशन ऑफ बेरार अलार्म द डेक्कनी स्टेट। अब जैसे ही जो बेरार के हाथों में मुगल के हाथों में
बैरार गया, तो ये एक बहुत बड़ा डेक्कनी स्टेट्स के लिए, मतलब बाकी जो और रूलर्स थे उनके लिए ये सबक था कि भैया मान जाओ, वरना तुम्हारा भी फिर यही हाल होगा। They felt no without region Berar would give the Mughal a permanent foothold in the Deccan, which could be enlarged upon at any time. कि भाई अब यहाँ तक आ गई है बैरार तक, तो कुछ नहीं पता आगे तक भी मुगल कब पहुंच जाए। They sided with Ahmednagar and created obstacle in the Mughal taking possession of Berar. Soon, a combined force of Bijapur, Golconda, Ahmednagar, led by Bijapur commander, invaded Berar in strength. इन्होंने सोचा चलो एक बार मिलकर अटैक कर लेते हैं भाई। इन सब ने मिलकर अटैक करा किसके ऊपर, बैरार को इन्वेड करने के लिए। इन अ हार्ड फाउट बैटल 1597 मुगल डिफीटेड अ डेक्कनी फोर्स 3 टाइम देयर नंबर। पहले लेकिन मुगलों की आर्मी तो मुगलों की आर्मी थी, मुगलों की आर्मी ने, अब बैरार देखो किसके कब्जे में था, ये मत सोचना कि बैरार अब डेक्कनी स्टेट था, डेक्कनी स्टेट तो था लेकिन किसके कब्जे में था, वो मुगलों के कब्जे में था। तो ये सब मिलके बैरार पे अटैक करने जा रहे थे, वहां मुगल बैठे हुए थे, मुगल ने इन सारों को ही मिलके हरा दिया। ठीक है। द बीजापुर गोलकोंडा फोर्सेज नाउ विड्रो, बीजापुर और गोलकोंडा फोर्सेज ने विड्रो कर लिया, लीविंग चांद बीबी अलोन टू फेस द सिचुएशन। ये भी वो चल रहा है कि जहां पर ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, तो यहाँ चांद बीबी रह गई वो अकेली। ऑल्दो चांद बीबी वॉज इन द फेवर ऑफ ऑब्जर्विंग द ट्रीटी ऑफ 1596, शी कुड नॉट स्टॉप द हैरेसिंग अटैक ऑन द मुगल इन बैरार बाय हर नॉबल्स। दिस रिजल्टेड इन अ सेकंड मुगल सीज ऑफ अहमदनगर। इन द एब्सेंस ऑफ एनी हेल्प फ्रॉम एनी क्वार्टर, चांद बीबी ओपन नेगोशिएशन विद द मुगल। अब यही वो टाइम था जब चांद बीबी को लगा कि भाई ना मेरी मुगल सुन रहे हैं, ना मेरे नोबल सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, कोई साइड हो ही नहीं रहा है, तो चल क्या रहा है, वो पूरी तरह कंफ्यूज थी यहाँ पर, है ना, क्या हमें पता है एक ना एक दिन तो हम इन मुगलों से हार ही जाएंगे। इन्होंने सोचा यहाँ पर ओपन नेगोशिएशन करना चाहिए मुगलों से। शी वॉज हाउएवर एक्यूज्ड ऑफ ट्रेजरी बाय द हॉस्टाइल फैक्शन एंड मर्डर्ड। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसके खुद के ही लोगों ने उसको मार दिया, क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ कि नोबल सोच आए उस समय, जो भी जिस तरह की सिचुएशन थी, कोई नहीं चाहता था कि औरत इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अब यहाँ होता क्या है, द एंडेड द लाइफ ऑफ वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक फिगर इन द डेक्कनी पॉलिटिक्स, द मुगल नाउ असॉल्टेड एंड कैप्चर्ड अहमदनगर। अब यहाँ पर मुगल क्या कर लेंगे, अहमदनगर को कैप्चर कर लेंगे। जो बॉय किंग था वो बहादुर, जिसके अभी तक चांद बीबी जिसको संभाल रही थी, उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, ग्वालियर के फोर्ट में भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर उस बच्चे को ग्वालियर भेज दिया है, और इसके साथ साथ बालाघाट को भी मुगलों ने अपने अंडर में ला लिया, और अहमदनगर में क्या बैठा दिया, एक स्टेशन, मतलब मिलिट्री गैरिसन को पूरा वहाँ पर स्टेशन कर दिया। ठीक है, ये सब काम कब चल रहा है, 1600 में चल रहा है ये। अब यहाँ पर अहमदनगर फोर्ट को जीतने के बाद, पूरी सिटी को जीतने के बाद, बहादुर निजाम शाह को की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद भी अकबर की जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर सॉल्व होने के लिए तैयार नहीं थी डेक्कन वाले एरिया में, क्योंकि जो चाहे कोई प्रिंस हो यहाँ पर, चाहे कोई नॉबल हो, कोई भी नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं था किसी से भी। अब देखो, आपको कहीं पर भी अगर रूल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ के जो लोग हैं उनका आपके लिए लॉयल होना जरूरी है। जैसे राजपूत थे, उन्होंने माना था अकबर को, अपना रूलर मान लिया था, तो उसके खिलाफ हमेशा क्या दिखाई, खिलाफ नहीं कहेंगे, उसके लिए हमेशा क्या दिखाई, लॉयल्टी दिखाई, एक वफादारी रखी, कि उनसे अकबर को किसी बात का कोई डर नहीं था, वो लोग समझने के लिए और चीज़ें करने के लिए तैयार थे। यहाँ वो चीज़ें उसे कहीं भी होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। Situation became further confused due to the constant wrangling among the Mughal commanders. To study the situation on the spot, Akbar advanced into Malwa and then into Khandesh. अब ये सब चीज़ें संभालने के लिए अकबर पहले गया मालवा में, फिर पहुंचा खंदेश। He has told that the new rulers of Khandesh had not shown due respect to Prince Danial when he had passed through the territory on his way to Ahmednagar. और खंदेश के रूलर को कहा गया कि इसने ना, जब इसके एरिया से जो दानियाल था, जब उसको एरिया से वो गया तो इसने उसको कोई ऐसे रिस्पेक्ट शो नहीं करी, ऐसा कहा गया। ठीक है। अकबर वॉज ऑल्सो कीन टू सिक्योर द फोर्ट ऑफ आसिरगढ़ इन खंदेश। अब अकबर की नज़र थी भाई जो खंदेश का फोर्ट है आसिरगढ़, कि भाई उसको भी जीतना है। ठीक है। विच वॉज रेपुटेड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट इन द डेक्कन, जो डेक्कन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट माना जाता था। इसको भी सीज करने के बाद व्हेन अ पेस्टिलेंस एंड हैड ब्रोकन आउट इनटू द फोर्ट, द रूलर केम आउट एंड सरेंडर्ड। खंदेश वॉज इनकॉपरेटेड टू द मुगल एम्पायर। अब यहाँ पर जो खंदेश था वो भी किसमें मिल गया, मुगल एम्पायर में मिल गया, क्योंकि अब अकबर को किसी को भरोसा नहीं रहा कि कुछ नहीं पता, यहाँ से निकलते ही ये लोग क्या पलटी मार ले, तो सब कुछ अपने कब्जे में करते हैं। मीनवाइल प्रिंस दानियाल जो अकबर के सबसे छोटे बेटे थे, उनको कहाँ पर छोड़ा, उनको कमांडर बना के छोड़ा मुगल आर्मी का डेक्कन में। ठीक है। And concluded a peace with the Murtaza Nizam Shah II, who after the fall of Ahmednagar had now been proclaimed ruler by a group of Nizam Shahi nobles. According to the agreement, Ahmednagar, Balaghat, parts of Telangana were surrendered to Mughal. ये जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप देख रहे हो ना साउथ इंडिया के, ये सारे मुगलों को सरेंडर कर दिए गए, और जो रिमेनिंग पोर्शन था किंगडम का वो किसको दे दिया गया, मुर्तज़ा निज़ाम शाह को दे दिया गया, क्योंकि काफ़ी लॉयल निकला ये मुगलों के लिए, तो इसलिए जो बचा कुचा पार्ट था वो उसको दे दिया गया। ठीक है। और इसने प्रॉमिस किया कि ये कभी भी मुगलों के खिलाफ नहीं जाएगा। ये कब की बात है, 1601 की बात है। अब आसिरगढ़ को भी कैप्चर करके अकबर कहाँ पर चला गया, नॉर्थ में चला गया, है ना, क्योंकि नॉर्थ में क्या कर दिया, जो अकबर का खुद का बेटा था सलीम, उसने वहाँ पर रिबेलियन शुरू कर दिए, क्योंकि देखो अकबर अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। सलीम ये सोच रहा था भाई मेरा नंबर कब आएगा, ये जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा अकबर, है ना, तो यहाँ पर सलीम को थोड़ा गुस्सा सा आने लगा था। ऑल्दो द कॉन्क्वेस्ट ऑफ खंदेश, बैरार, बालाघाट, मुगल कंट्रोल ओवर द फोर्ट ऑफ अहमदनगर, ये सब कॉन्क्वेस्ट करने के बाद अब मुगलों का पूरा कंट्रोल था अहमदनगर के फोर्ट पे।
ओके। द मुगल हैड येट टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन इन द डेक्कन, वो अपनी पावर को कंसोलिडेट करना चाहते थे डेक्कन में, जो काफी हद तक कर भी ली थी। अकबर वॉज कॉन्शियस दैट नो लास्टिंग सॉल्यूशन टू द डेक्कन प्रॉब्लम कुड बी अराइव्ड एट वॉट एन एग्रीमेंट विद द बीजापुर। ही हैड देयरफॉर सेंट मैसेजेस ऑफ अश्योरेंस टू इब्राहिम आदिल शाह सेकंड हु ऑफर टू मैरी हिज डॉटर टू प्रिंस दानियाल। और यहाँ पर ये बचा था सिर्फ आदिल शाह सेकंड, है ना। अब यहाँ पर इसके साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए जो इब्राहिम आदिल शाह है, हु ऑफर टू मैरी हिज डॉटर टू प्रिंस दानियाल, कि भाई मेरी बेटी की शादी आप प्रिंस दानियाल से करा दो। तो इब्राहिम आदिल शाह की जो बेटी थी उसकी शादी किससे हुई फिर? प्रिंस दानियाल से, अकबर के बेटे से। बट सून आफ्टर द मैरिज इन 1602 प्रिंस दानियाल डाइड ऑफ एक्सेसिव ड्रिंकिंग। लेकिन ये प्रिंस दानियाल इतनी शराब पीता था कि 1602 में ही इसकी डेथ हो गई। दस द सिचुएशन इन द डेक्कन रिमेन नेबुलस एंड हैड टू बी टैकल्ड अफ्रेश बाय द अकबर सक्सेसर जहांगीर। अब यहाँ पर जो सिचुएशन सही बैठाई थी अकबर ने, वो दानियाल ने जाते जाते कर दी खराब। अकबर की काफ़ी उम्र हो चुकी थी, तो अकबर का भी अब यहाँ पर टाइम आ चुका था, ठीक है। अब यहाँ जो आगे की सिचुएशन रहेगी उसको यहाँ पर टैकल करेगा उसके साथ कौन? जहांगीर। कौन करेगा? जहांगीर करेगा। जहांगीर कोई और नहीं बल्कि सलीम का ही नाम था जहांगीर, जब वो थ्रोन पर बैठ गया था। तो देखो ये पूरा हमने पढ़ लिया है डेक्कन का किस तरह से पूरा मामला चल रहा था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि मलिक अंबर है ना, मुगल अटैम्प्ट कि कंसोलिडेट कैसे करा, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान रखना है ये मोटे मोटे जो नाम है जगह के वो ध्यान रखने हैं, किस किस पर मुगल ने कब्जा करा वो ध्यान रखना है, कौन कहाँ का रूलर था। बाकी देखो होना कुछ नहीं है, कोई दोस्ती यारी नहीं हुई थी डेक्कन में किसी के साथ भी, बस वही चीज़ थी, पहले प्यार से बनाया लेकिन नहीं बात बन पाई तो अकबर ने फिर अटैक कर दिया, चीज़ों को कंक्वायर कर लिया, ठीक है। तो यही है, और बाकी इसमें और कुछ नहीं है ऐसा, लाइन टू लाइन तो कोई भी याद नहीं रख सकता। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, और वीडियोज़ बेनिफिशियल लगे आपके लिए और जो बाकी वीडियोज़ हैं उनको देख के भी तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।